सो गाइस मैं बैक टू न्यू वीडियो। आज प्लीज ऊपर काफी समय हो गया था वीडियो बनाए हुए। ठीक है भाई, मैं मूव कर रहा हूँ परमानेंटली हैदराबाद। देखो सामान वामान अपना उठा लाया हूँ, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चैप्टर नंबर 1107 अब आ चुका है। मैं सच में वेट कर रहा था। देखो चैप्टर नहीं आता तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं रहता वीडियो बनाने का, बट अभी आ गया है। मैं वापस से रूटीन में आ जाता हूँ कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग करनी है। खैर ये चैप्टर जो आया है भाई, क्या आया है यार, लहर लेके आया अपने साथ। इसमें ऐसे ऐसे इवेंट्स हो गए एक साथ ही जो मैंने इमेजिन नहीं किए थे। सांजी फाइटिंग किजारू, उसके बाद लूफी पंचिंग लिटरली द मोस्ट बिगेस्ट पर्सन ऑन द एंटायर वर्ल्ड ऑफ वन पीस, एंड नॉट टू मेंशन ब्लैक बियर्ड यहाँ पर आ चुका है। और क्या ब्लैक बियर्ड ज़ीबैक का बेटा हो सकता है? इतनी गजब गजब की चीजें इस पूरे चैप्टर में देखने को मिल रही। तो अगर तुम लोग को भी ये सब कुछ जानना है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड सच में पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई। सच में चैनल का परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है, मेरी भी गलती, वीडियो ने बना, बट तुम लोग भी सब्सक्राइब करो बेंचो, सब्सक्राइब करो फटाफट। एंड अभी टाइम वेस्ट किए, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस ये चैप्टर नंबर 1107, इसका टाइटल है आई बीन लुकिंग फॉर यू। इस चैप्टर का टाइटल एक्चुअली में पूरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, जो लास्ट पेज है, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। उसी में इस चीज के बारे में पता चलेगा। और क्योंकि टाइटल भी इसी नाम पर है तो आई थिंक कैरुबो का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। खैर चैप्टर कवर पेज एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्यूट है, क्योंकि ट्रफलगर लॉ यहाँ पर सो रहा है एक लेपर्ड के ऊपर, और यहाँ पर बेप्पो आके उसको देख के बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वेंचो भैया भाभी को पकड़ लिया एक दूसरे को हक करते हुए। इतना क्यों ऑकवर्ड हो रहा है भाई? जब उसको पानी पिला यार शेर को और निकल जाए यहाँ से। कवर पेज मेरे को बहुत क्यूट लगा सच में। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रफलगर लॉ आगे चल के तुम्हारे अपने लेपर्ड से मिले? क्या नाम है इसका? रॉब लुच्ची। कमेंट करके बताओ तुम लोग। भाई यार मजा नहीं आ रहा है। चैप्टर इंटरेस्टिंग है यार, तो थोड़ा माहौल भी तो इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए हैं। ऐसे नहीं होगा, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। तो भाई उसी के साथ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैंने अपने लॉन्डो को फोन किया बंकाई वर्ल्ड वालों में, और उनसे पूछा कि यार भाई तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज है क्या कि देख कर बिल्कुल मजा आ जाए सबको। तो भाई उन्होंने अपना लेटेस्ट एंट्री भेजी है जो उनके पास में अवेलेबल है। इसमें मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई भाई ये लूफी की किमोनो। अरे भाई ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने कोई किमोनो ट्राई किया हो, और ये वाला सच में बहुत सॉफ्ट है यार। कि कोई कल्चरल इवेंट हुआ या फिर कोई कॉस्प्ले इवेंट हुआ तो इसको पहन के पक्का जाने वाला हूँ। एनीवेज वीडियो रिकॉर्ड करने में मजा आएगा इसको पहन के। किमोनो मुझे बहुत सही क्वालिटी का लग रहा है पर्सनली। इनफैक्ट मैं तो समर हॉलिडेज में घूमने का भी प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि यार ये सच में बहुत हल्का है। और ये तो सिर्फ लूफी का है, तुम्हारा मन हो तो तुम एस का, नारुतो का, एंड इवन एओटी का भी ले सकते हो। और भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर था, जो असली माल उन्होंने भेजी है वो ये है भाई, जोरो की स्वॉर्ड। मेरे पास दूसरी स्वॉर्ड हो गई इसी के साथ जोरो की, एंड दिस इज आवर वॉडो इचिमोनजी। शुशुई तो ऑलरेडी है मेरे पास, अभी इचिमोनजी भी हो गई है, एक और रह जाएगा फिर 3 स्वॉर्ड स्टाइल रेडी। और अगर तुम डेकोरेशन के लिए देख रहे हो तो यार ये 3D पोस्टर्स डेफिनेटली वर्थ इट। एक बार सेटअप में लगा दो और इनका लुक बहुत सही आता है, क्योंकि इनका इमेज चेंज होता रहता है एज यू मूव, प्लस पॉप करके ये बाहर निकलते हैं 3D की वजह से। सो अगर तुम्हें भी ये सब कुछ लेना है अफोर्डेबल प्राइस पर और तीनों स्वॉर्ड्स के सेट कंप्लीट करने हैं तो चेक आउट bankaiworld.com। प्लस मैं खाली हाथ नहीं आता हूँ यार, तुम्हें एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर तुम कोड यूज करोगे सुपर10। सो गो एंड चेक आउट bankaiworld.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। सो गाइस चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि जायंट पायरेट्स की एंट्री। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रोगी जो कि द रेड ऑगरे है और डोरी जो कि द ब्लू ऑगरे है। इन दोनों को इनके निकनेम है, इससे जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि इन दोनों को को कैप्टन करके ही बुलाया जाता है। मतलब इनका जो कैप्टन है, ओरिजिनल कैप्टन, वो कोई और है, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ मे बी वो बंदा लोकी हो सकता है। इसके बाद थोड़ी सी बुद्धि तंदुरुस्त करने के लिए हमें ओइमो और काशी भी देखने को मिलते हैं। तो ये लोग एक्चुअली में, अगर तुम्हें नहीं याद हो तो आई थिंक बैक इन कौन सा एनियस लॉबी आर्क था, जहां पर इन दोनों जायंट्स को ऐसा बोल के रखा जा रहा था कि इनके कैप्टन को कैद करके रखा गया, जिसकी वजह से ये लोग मरीन्स के साइड से फाइट कर रहे थे। इसके बाद लूफी ने इन सभी को छुड़ा दिया था। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि बहुत सारे जायंट पायरेट्स अचानक से एगेड आइलैंड पर लैंड कर चुके हैं, और मरीन्स की देख के फट गई है लिटरली। एक बंदा तो बैकग्राउंड में बिल्कुल व्हाइट बियर्ड जैसा पोज बना के खड़ा है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। और ये जायंट पायरेट्स एग्जैक्टली करते भी वही है जो इनसे एक्सपेक्टेड था। ये सारे के सारे जो मरीन्स के शिप्स हैं उनको तबाह करना शुरू कर देते हैं। उधर दूर से उसोप भी इनको दूरबीन से देखता है और कहता है मेरे मास्टर लोग आ गए भाई, अब मेरा समय आ चुका है। और यहाँ पर सारे के सारे जो स्ट्रॉइड क्रू वो यही सोचते हैं कि ओइमो और काशी भी इनके साथ में ही है। वही पुराना स्टफ जो कि तुमने ऑलरेडी एनियस लॉबी में देख रखा है, उसके बारे में एक पूरा पेज ही डेडिकेटेड है, तो उस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं। अब ऑब्वियसली तुम में से कुछ लोग सोच रहे हो कि आखिर ये जायंट पायरेट्स यहाँ पर आए कैसे हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है कि न्यूज पूरे दुनिया में फैल गई थी, जिसको देखने के बाद ये लोग तुरंत ही यहाँ एगेट आइलैंड पे आ गए हैं लूफी और उसके क्रू की हेल्प करने के लिए। और मुझे पता तुम्हारे मन में एक बात आ रही होगी कि अभी क्यों, पहले क्यों नहीं ये लोग कभी लूफी की हेल्प करने आए जब इतने टाइम से ये लोग जानते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि पिछले जितने भी इवेंट्स हुए वो हमेशा न्यूज में इवेंट होने के बाद गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूज पहले निकल गई है और इवेंट अभी चल रहा है। मतलब एक दिन हो गया था आई थिंक, इन लोगों ने बैरिकेड लगा के रखा था इधर एगेड आइलैंड के अराउंड
कंपाउंड में। और यहाँ पर उसो भी इस चीज को रियलाइज करता है कि ये लोग यहाँ पर एक्चुअली में वॉर करने नहीं आए हैं मरीन्स के साथ, बल्कि यहाँ पर ये लोग लूफी और उसके क्रू की हेल्प करने आए हैं। इसीलिए किसी भी हालत में इन लोग को जल्दी करनी पड़ेगी और यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब इतना हेल्प मिलने के बाद भी अगर पहले जाओगे यार तो मजा नहीं आएगा, है ना। खैर यहाँ पर ब्रुक का कॉल आता है और नॉमी उससे पूछती है कहाँ है तू, तो ब्रुक बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ बहन, टेंशन नहीं ले, और लेकिन हमें चाय पीने का रास्ते मौका नहीं मिलेगा, हम बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और ये सारी बातें जिम्बे भी सुन रहा होता है। तो जिम्बे बेसिकली जा रहा है जोरो के पास और उसको ये चीज समझ में आ रही है कि ये समय नहीं है बर्बाद करने का। तो वो लिटरली जोरो को ये अपने मन में बोलते हुए चल रहा है कि जोरो भैया ये समय नहीं है कि तुम बैठ के लड़ाइयां पिक करते रहो यार लोगों से, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, प्रायोरिटीज को सॉर्ट आउट करो पहले तुम। और जस्ट नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जोरो की फाइट। अभी मेरे पास मेरी एनिमा नहीं है वरना मैं तुम्हें दिखाता, लेकिन भाई यार जोरो की स्वॉर्ड को लिटरली उस लेपर्ड ने, वो बहन का लौड़ा लुच्ची, उसने यहाँ पे रोक लिया है। ये सोचने वाली बात है, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। वो स्वॉर्ड जिसने काइडो तक को घाव दे रखा है उसको ये बिल्ली ये ऐसे रोक पा रहा है भाई। और जैसा कि तुम्हें पता है बिल्लियां बहुत एनोइंग होती हैं, तो यहाँ पर कुछ एनोइंग बातें ये बंदा जोरो को ही बोलता है। जोरो यहाँ पर कहता है कि भैया निकलने का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी से ये सब कुछ रैप अप करना पड़ेगा। इस पे लेपर्ड बोलता है कि ये बात कर रहे हो जोरो भाई, सिर्फ जीतने वाला बंदा ही ऐसा कुछ बोल सकता है। और ये बंदा आगे बोलता है कि जोरो भैया देखो तुम्हारा क्रू तुम्हारा वेट कर रहा है और इस पॉइंट पे अगर तुम उनके पास नहीं पहुंच रहे हो तुम बेसिकली उनके लिए एक बोझ हो यहाँ पर। और इसी वजह से ये चीज साफ है कि वो लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और एग्जाम्पल वो ऐसा देता है कि अपने शरीर को बचाने के लिए वो अपने हाथ थोड़ी ना काट सकते हैं, मतलब बेसिकली क्रू को बचाने के लिए वो जोरो को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये बंदा एक लेवल आगे भी चला जाता है। भाई वो जोरो को क्या बोल रहा है यहाँ पर तुम सुनो एक बार। कह रहा है कि अगर तू अभी हार मान लेगा ना तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर वो तेरे लिए वेट कर रहे हैं और तू बाद में लाश के जैसा मिल रहा है यार, तो फिर किस बात का फायदा है तेरे लिए परेशान होने के लिए। एंड ये बंदा लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक गॉड है, ठीक है, और वो बंदा क्रेटोस को बोल रहा है तू क्या कर लेगा भाई, हम गॉड है, तू क्या है, तू तो बस एक मॉर्टल है। अबे क्या बोल रहे हो भाई तुम जोरो को, हैं? सो मेरी गॉड ऑफ वॉर रेफरेंसेस यार। और इस बात से सीधे एनॉय के जोरो रॉब लुच्ची को बोलता है कि भाई तू तो ऐसे बोल रहा है, ऐसे फाइट तेरे बाप की है, हैं? और देखो भाई मैं मानता हूँ कि जोरो की स्वॉर्ड यहाँ पर वो बंदा रोक पा रहा है, पर मेरे को क्या लगता है जोरो इज नॉट सीरियस, ही इज नॉट फाइटिंग सीरियसली ऑब्वियसली। क्योंकि तुम बेसिकली देख लो यार, जोरो अपना वो यहाँ पर बांध लेता है यार, अपना कफन बांध लेता है सर पे, तब वो सीरियसली फाइट कर रहा होता है। एंड ही इज नॉट इवन यूजिंग हिज थर्ड स्वॉर्ड, मतलब 3 स्वॉर्ड स्टाइल भी वो नहीं यूज कर रहा। सो बेसिकली ही इज टेकिंग हिम कि भैया इसको हरा सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं टाइप का। लेकिन जब मैं सच बताऊं, जब मैंने पहली बार देखा था ऐसे वो रोक रहा अपने क्लॉ में उसके स्वॉर्ड को, आए भाई क्या हो रहा है भाई जोरो भाई यार, इतने कब से तुम डाउन हो गए हैं। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है समुद्र में वापस से, और यहाँ पर मरीन्स के ऑफिसर्स डैमेज रिपोर्ट मांग रहे हैं कितना डैमेज हुआ है। तो यहाँ पर रिपोर्ट आती है कि रफली 30 शिप्स जो कि स्मॉल और मीडियम साइज के वो तबाह हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट पे पूरा का पूरा एक पैनल क्यों लगा हुआ है, तो यार मेरे को जहां तक लगता है यहाँ पे इन्होंने बोला स्मॉल टू मीडियम शिप्स, जिससे हमें अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर मान लेते कि डोरियो ब्रोगी जायंट पायरेट्स स्ट्रॉन्ग है भी, जायंट है भी, तो भी आई थिंक ये स्मॉल और मीडियम शिप्स पे ही उतना हमला कर पा रहे हैं। बड़े शिप्स पे हमला करने की इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनको, क्योंकि उस पे बड़े कैनन्स हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी थ्रू दिस पैनल। और जस्ट उसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि ये लोग सारे के सारे जो मरीन्स हैं अपने शिप्स के कैनन्स का यूज करके जो कुमा के क्लोन्स हैं यानी कि पैसिफिस्टास, उनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। और ये चीज करते करते वो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि अपने ही वेपन्स को वो डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे अपने वेपन्स के थ्रू, मतलब पैसिफिस्टास को मार रहे हैं जो कि बेसिकली उन्हीं के वेपन्स थे। और भाई उसके बाद अगले पैनल में एंट्री होती है अपने मंकी डी लूफी की, जो कि सेम उसी नीका वाले पोज में हवा में उड़ रहा है और बोनी को बोल रहा है ओए बोनी ये आंसू के झरने क्यों बहा रही है, तो हंसने का माहौल है। जिसपे बोनी बिल्कुल प्यार से बोल रही है कि यार चूतिया हो गया, मैं रोऊंगी क्यों नहीं भाई, तू तो मेरे सपनों का राजकुमार है यार। दैट इज लिटरली व्हाट शी सेड ब्रो। इस पे लूफी बोलता है क्या बात कर रही तू, मैं तो काफी समय से यहीं बैठा हुआ हूँ। तो बोनी उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता तू नीका है, जिसपे लूफी उसको बोलता है निकाह, भाई निकाह क्या होता है। मैं भैया यार मैं भाई हैदराबाद में हूँ, मार खाऊंगा ऐसे शब्द बोलूंगा तो। और फिर लूफी उससे पूछता है कि आखिर वो कैसा अजीब सा पंच था जो तुम मारने की कोशिश कर रही थी पहले, मतलब जहाँ पे तुमने देखा था कि बोनी भी अपने हाथ फुला के वो सैटर्न को पंच करने की कोशिश कर रही थी, उसी की बात कर रहा है लूफी। इस पे बोनी रोते हुए बोलती है कि मैं तो बिल्कुल तेरी तरह से रबर के जैसा हाथ बना के बड़ा करके मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया, मेरे को एक बार करके तो बता दे कैसे होता है। और दैट इज समथिंग दैट यू शुडंट हैव सेड बोनी, क्योंकि अगला जो चीज हुआ ना यार, वो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा इतना केपेबल है लूफी इस पॉइंट पे। और बोनी आगे निका से विश करती है कि वो जो बुढ़ऊ दिख रहा है ना, वो बुढ़ऊ उसको जोर का एक घुसंड पेल दे ताकि हम यहाँ से निकल पाए। और लूफी भी हवा में देख के उसकी आंखें ऐसे बाहर निकल आई है कि वेगापंक यहाँ पर पड़ा हुआ है बेसिकली। पिछले चैप्टर में तुम्हें याद हो तो उसने
था। Whoever is editing this video, प्लीज इसमें थोड़े बहुत सारे बीप्स लगा देना, वरना ये भी येलो डॉलर में चली जाएगी। अरे यार। इसके बाद सैटर्न बोलता है, और वापस से मैं अपने वही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि तुम नीची जात वालों की औकात क्या है, तुम क्या उखाड़ पाओगे मेरा। इस पे लूफी बोलता है, चूतिया है तू बुड्ढे, अभी मैं करके दिखाता हूँ, रुक जा। और जिसके बाद लूफी अपने हाथ घुमाते हुए कहता, देख बोरी ध्यान से, ये होता है घुसड़ने पेलने का हिसाब। अब लूफी यहाँ पे तो रेडी हो रहा है, लेकिन सैटर्न भाई इतना भी कमजोर नहीं समझो उसको। उसने अपनी वही हाकी टाइप का जो भी उसने ऑरा अपना रिलीज किया है, जिसकी वजह से लूफी भी अपने मुंह से खून फेंकने लग रहा है नीका फॉर्म में। और क्योंकि वो नीका फॉर्म में तो उसको उतना डैमेज नहीं होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जल्दी रिकवर कर पाता बिकॉज ऑफ द अवेकनिंग। और जस्ट इसके बाद लूफी बोला, तूने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है, पड़ेगा तो तुझे। और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पैनल में लिटरली गम गम नो बूमिंग डॉन गैटलिंग, मतलब उसने बेसिकली एलिफेंट गैटलिंग को नीका फॉर्म में मार रहा है, और बहुत जोर से मारा है सैटर्न के मुंह पे, क्योंकि सैटर्न भी अपने नाक से खून फेंक रहा है और मुंह से भी खून फेंक रहा है बेसिकली। अब पैनल में तो भाई देखो सिंपल लग रहा है, बट इट इज ए गैटलिंग मूव, मतलब ऐसे लगातार उसको पड़ता रहेगा। अभी एनिमेट होगा तभी पता चलेगा कितना सही से हुआ है ये, क्योंकि जितने भी नीका के फाइट्स हैं बहुत सही देखने में लग रहे थे। अभी आई एम वेटिंग कि ये वाला कब देखने को मिलेगा, 1 साल बाद ही, कोई दिक्कत ना है। गैटलिंग मारने के बाद गैटलिंग का जो लास्ट पंच है वो लगता है, एंड एज यूजुअल सैटर्न दूर जाके उड़ के गिरता है। और ये मोमेंट देख के हर कोई सेटिस्फाइड, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड, दिस इज द पंच जो कि लगना चाहिए था, बट थोड़ा सा फील कम हो रहा है यार। वो कुमा वाला ज्यादा अच्छे से फील हुआ था। खैर मौके का फायदा उठा के तुरंत बोनी वेगापंक के पास आती है और कहती है कि दादाजी उठो यार, अगर यहाँ से निकलना तो आपको अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पे वेगापंक यूजुअली वही मरने वाले कैरेक्टर्स की तरह बात करता है कि प्लीज बोनी मेरे पीछे नहीं पड़ो, आप अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकलो। और मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ, मेरे को पता है कि मैं यहाँ से हिल पाऊंगा भी या नहीं, मेरे अंदर की जान अब निकल ही चुकी है। आई थिंक वेगापंक इज गोइंग टू डाई नाउ, ही इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू डाई। अभी ये इमोशनल माहौल चल ही रहा है कि तब तक पीछे से किजारू आ जाता है और कहता है कि वेगापंक तू ऐसे नहीं तो वैसे मरेगा ही। और वो उसके ऊपर अपना लेजर बीम फायर करने वाला, लेकिन उसका चेहरा देख के लग रहा है कि भाई यहाँ बंदा थोड़ा सा सैड है, बट गवर्नमेंट स्लेव, ही विल डू व्हाट ही हैज टू डू। सो वो तुरंत अपने लेजर बीम फायर करने वाला, लेकिन तुरंत ठीक उसी मोमेंट पे सांजी आ जाता है भाई बीच में, और उसने उसके लेजर बीम्स को किक करके दूर फेंक दिया है। और ये चीज देख के भाई सबकी फट गई है, इवन किजारू और फ्रांकी की भी, कि भाई तू लाइट को कैसे किक कर सकता है। मेरी भी फट गई है, कैसे, हाउ कैन यू फकिंग किक फोटॉन्स यार। और ये चीज करने के बाद सांजी क्या बोलता है कि ये जो तेरा लाइट है ना, ये प्यार के मोमबत्ती के सामने कुछ भी नहीं है। इस पे किजारू बोलता है भाई ऐसी बातें करेगा ना तो पूरी फीस की किताबें अलग से लिखनी पड़ेंगी तेरे लिए। बात तो सही है, सांजी की ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके लिए मुझे लगता है कि भाई हाँ फिजिक्स की किताबें अलग से लिखनी पड़ेंगी। खैर जो भी है, मैं जो विश कर रहा था वो सही हो गया, दैट सांजी इज एक्चुअली फाइटिंग किजारू। मुझे ये फाइट देखनी है कि सांजी और किजारू किस तरह से फाइट करेंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सांजी हैज द मोस्ट एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी अकॉर्डिंग टू दी जो भी लिखा हुआ फैंडम में। तो जो कुछ भी किजारू का स्पीड है उसको मैच करने के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी चाहिए। सो पॉसिबली सांजी एक बेटर मैच है किजारू के लिए इंस्टेड ऑफ लूफी, क्योंकि लूफी के लिए आई थिंक स्ट्रॉन्ग मेंबर ज्यादा सही रहेंगे, बट फास्ट वालों के लिए आई एम प्रेफरिंग कि सांजी जाके उनसे फाइट करे ब्रो। खैर मौके का फायदा उठा के सभी के सभी यहाँ से कट लेते हैं, बोनी वेगापंक और ये एटलस वगैरह फ्रैंकी वगैरह यहाँ से निकल लेते हैं। और यहाँ पर किजारू बोलता है यार अब तो मैं बड़ी दुविधा में हूँ, क्योंकि ये मरीन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं तुम में से कुछ लोग का तो सर वहां पर लेके जाऊंगा ही। और हाँ वेगापंक को लोग लेके नहीं निकले हैं, वेगापंक वहीं नीचे पड़ा हुआ है। आई थिंक उसने बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा, तो इन्होंने मान लिया कि वो मर जाएगा। अबे उसको लेके निकल सकते थे, एटलस कितनी बड़ी है बे, उसको हाथ में रख के लोग निकल सकते थे। बुड्ढे का वेट ही कितना होगा, दिमाग तो उसने निकाल ही दिया अपना। लूफी इधर कूद कूद के हंस रहा करते करते, और इधर सांजी बोल रहा कि भाई अब तू हमारे सर तो लेके जा नहीं सकता, अपॉलॉजी लेटर लिखना शुरू कर दे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, हम सर काट के नहीं लेके आ पाए। खैर मजाक वजाक साइड में, अब होने वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इवेंट, इसको निकाल देते हैं क्योंकि मैटर हार्ड होने वाला है। तो भाई अगले पैनल में हम देखते हैं कि कोई एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि स्टेप कर रही है ठीक उसी जगह पे जहां पर सैटर्न दूर जाकर गिरा हुआ है, और वो यहाँ पर बोल रही है खैर ऐसा रोज तो नहीं होता कि 5 बुड्ढों में से एक बुड्ढा जाके नीचे जमीन में धंसा हुआ है। और वो बोल रही है देखो भाई देखो कितनी गजब की पावर है तुम्हारे पास, हमने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि 5 एल्डर में से एक बंदा नीचे आएगा और हमें अपने होने का एहसास दिलाएगा। लेकिन ऐसा होने की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया। और हम देखते हैं कि उसने सैटर्न के एक मकड़े वाले पैर को टच कर लिया और फिर वो बोलती है मिशन कंप्लीट। नेक्स्ट में हम देखते हैं 2 ऑफ द 12 टाइटैनिक कमांडर्स ऑफ ब्लैक बियर्ड, कैटरीना डेवॉन जिसने नाइन टेल्स वाला फ्रूट खाया हुआ है, और वैन हॉगर जो कि वैप करके कोई फ्रूट खाया जिसकी वजह से वो तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है। ये दोनों
दोनों ब्लैक बियर्ड के क्रूमेट्स यहाँ पर है। मैं तो इमेजिन करता ब्लैक बियर्ड यहाँ पर आएगा और ये दोनों यहाँ पर आ गए और इन्होंने इसने टच किया। बेसिकली जब भी ये किसी को टच करती है तो वो उसके हुरियो को कॉपी कर सकती है, मतलब फिजिकली वो उसके जैसा दिख सकती है। अब ये चीज देख के सैटर्न को भी चांस मिला इससे बात करने के लिए, तो वो बोलता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा तेरे जैसे 6th लेवल की क्रिमिनल एक्चुअली में किसी के अंडर काम कर सकती है। इस पे डेवॉन बोलती है कि देख बुड्ढे, बात कुछ ऐसी है, ये जो ब्लैक बियर्ड है ना, ये बंदा थोड़ा सा स्पेशल है, इसका बड़ा है ड्रीम बड़ा है। झूठ बोल रहा है। इस पे बोलता है हाँ भाई, जितना बड़ा है उसका उतना ही बड़ा उसका खानदान भी है। मतलब उसके लीनिएज की बात हो रही है, जो कि मुझे सोचने में मजबूर करता है कहीं इसका कुछ लेना देना तो नहीं है ज़ीबेक से। और लेना देना हो सकता है भाई, मुझे लगता है कि ये बंदा ज़ीबेक का ही तो लौंडा नहीं है कहीं। और ये चीज सुन के डेवॉन सैटर्न से पूछती है कि तुझे भी टीच के बारे में पता है? तो सैटर्न उससे वापस से पूछता है कि तुम्हारा क्रू हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कभी शांति से बैठा नहीं रहता, आखिर तुम लोग ये सब कुछ करके पाना क्या चाहते हो? इस पे वो बोलती है पूरी दुनिया। साउंड्स लाइक ज़ीबेक, डेफिनेटली ज़ीबेक। और उसके बाद सैटर्न के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वैनऑगर तुरंत उनको वहां से टेलीपोर्ट करके दूर ले जाता है। अब ये टेलीपोर्ट तो कर सकता है, बट यहाँ पे हमें ये चीज भी दिखाई जाती है कि वैनऑगर का एक्चुअली में टेलीपोर्टेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वो ज्यादा दूर तक नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी ये लोग एगेड आइलैंड पर ही हैं। और डेवॉन इससे पूछती है कि भाई तू मुझे और भी दूर तो टेलीपोर्ट कर सकता था हम दोनों को, जिसपे वो बोलता है कि यार ये चीज मैं अभी मास्टर कर रहा हूँ, ये पावर, मतलब अभी इसको कुछ समय पहले ही ये पावर मिली हुई है। एंड आई एम थिंकिंग इन्होंने किसको मारा होगा इस पावर के लिए। और सच बताओ ना, मेरे दिमाग में एक बात है, ऐसा हो सकता है अभी बताता, थोड़ी देर में बताता, रुक जाओ। खैर ये दोनों यहाँ से निकलने वाले हैं कि तभी कैरेबू, वो जो अभी इन लोग को वानो आइलैंड पे मिला था, वो कीचड़ वाला आदमी, वो बोलता है कि प्लीज रुक जाओ भैया, रुक जाओ, हमको भी अपने साथ ले चलो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप जैसे महान लोगों से मैं यहाँ पर कभी मिलूंगा भी इस दुनिया में। और आगे वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक पायरेट हूँ, मेरा नाम है कैरेबू, और मैं तुम लोग को अपनी पूरी जिंदगी खोज रहा था। और मैं तो लुटेरे बनना इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं तो उस बंदे को अपना आइडल मानता हूँ, वो तो मेरा हीरो है। मैं तो इतना बड़ा ब्लैक बियर्ड का चौधा हूँ कि मैं तो उसके लिए स्लेव की तरह उसके शिप पर काम भी कर सकता हूँ। और मैंने हमेशा यही विश की है कि अपने बड़े से जवान से मैं ब्लैक बियर्ड का चाट पाऊं, प्लीज मेरे को अपने साथ ले चलो। इंटरेस्ट में भाई इसी चाटने वाले लाइन के साथ चैप्टर नंबर 11 खत्म हो गया। इसमें तो कोई पंच लाइन भी नहीं था लास्ट में यार। खैर यहाँ पर सबसे पहले मुझे इस बारे में ही बात करनी है कि आखिर वैनऑगर को अपनी पावर्स मिली कहां से। सो आई एम थिंकिंग, एंड ये मेरा थॉट है कि जिस तरह से शैंक्स अचानक से मरीन फोर्ड पर आया था, इट इज वेरी रैंडम टू इमेजिन, राइट? इतना भी कोई फास्ट नहीं हो सकता। तो जो भी बंदा उसको वहां पर टेलीपोर्ट करके लेके आया था, आई थिंक इन लोगों ने उस बंदे को मार दिया और उसकी पावर्स को ले लिया है। अभी देखो यार, मुझे अब यहाँ पर 2-3 डेवलपमेंट्स और देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात कि आखिर ब्लैक बियर्ड के लीनिएज के बारे में स्पेशल बात क्या है। अब कुछ लोग सोच रहे थे कि ये ईमो की फैमिली से बिलोंग कर सकता है या मे बी ज़ीबेक के। तो यार देखो, मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि वो ऑलरेडी एक कंफर्म डी है, मार्शल डी टीच उसका नाम है, तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि वो मार्शल फैमिली से ही बिलोंग करता है। वो अलग बात है कि अब उसने अपनी मम्मी का नाम ले लिया हो मे बी, जैसा कि एस ने किया था, तो ये चीज हो सकती है। नहीं तो अदरवाइज ही इज डिफरेंट। उसने सिर्फ रॉकस्टी ज़ीबेक की विल को इनहेरिट किया है, इसकी वजह से उसने अपने शिप का नाम भी शेबर ऑफ ज़ीबेक रख दिया है। नाउ द मेन थिंग इज कि ब्लैक बियर्ड की बॉडी थोड़ी डिफरेंट है, यानी कि तो वो 2 डेविल फ्रूट्स अपने साथ रख सकता है। अभी तक हमने आर्टिफिशियली डेविल फ्रूट्स को एक्वायर करते हुए सिर्फ कुछ ही लोग को देखा, जो कि है लुनारियन ट्राइब, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये चीज पॉसिबल की गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है वो एक लुनारियन और कोई भी एक डी का जो भी बंदा हो, उनका एक बेटा पैदा किया होगा, वो यही बंदा हो सकता है। दैट इज व्हाई ही इज ब्लैक एंड स्पेशल एंड आई एम नॉट रेसिस्ट। खैर उसके बाद एक चीज और होते हुए दिख रही है, जो कि कैटरीना डेवॉन ने यहाँ पर टच कर लिया सैटर्न को, तो वो सैटर्न जैसी बन सकती है। विच टेक्स मी बैक टू द पॉइंट कि जब ब्लैक बियर्ड को एक्चुअली में ऐसा करना था कि वो चाहता था कि हचिनोसु एक्चुअली में वो 20 जो एलाइड नेशंस है उनके साथ में वो आ जाए, ताकि उसको मैरी जॉयस का एक्सेस मिल जाए। उसको वो एक्सेस क्यों चाहिए? तो जहां तक मेरे को लगता है जो क्राउन ज्वेल है, जो कि अगर तुम्हें नहीं पता हो, आई थिंक चैप्टर नंबर 1096 में इसके बारे में बात हुई थी कि जो हचिनोसु पे वो बड़ा सा स्कल है ना, उसके ऊपर एक कुछ बड़ा सा ऐसे उसके सर पे था, जिसको क्राउन ज्वेल लोग बोलते हैं, तो वो उसको चाहिए। और मे बी मैरी जॉयस का जो ट्रेजर है वो इससे रिलेटेड हो सकता है। तो अगर यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के पास सैटर्न होगा तो किसी भी तरह से अंदर घुस सकते हैं और उसको लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। दैट विल बी द होल पॉइंट ऑफ ब्लैक बियर्ड कि वो चाहता था कि हचिनोसु को एक गवर्नमेंट आइलैंड डिक्लेयर कर दिया जाए। और अगर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एफिलिएशंस के साथ, तो गवर्नमेंट भी तो वहां पे अपनी डिटिम्मे लगाएगी, तो वो ब्लैक बियर्ड नहीं चाहेगा अनलेस उसका इसमें सच में कोई फायदा हो, विच कैन बी रिलेटेड टू कि हो सकता हो दिस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड ऑफ वन पीस। और अगर तुम्हें लगता है प्लॉट आर्मर लूफी के साथ ज्यादा अच्छा है, तो भाई ब्लैक बियर्ड का सोचो, उसको कैरेबू मिल गया है। इस बंदे को प्लूटोन और पोसाइडन दोनों की लोकेशन पता है। ये आखिरी बंदा होगा जो तुम चाहोगे कि किसी विलन के पास जाए, क्योंकि इसने लिटरली आफ्टर टाइम स्किप सारा समय लूफी के क्रू के साथ बिताया है।
मतलब जितना कुछ भी लूफी को पता है इस समय वो सब कुछ इस बंदे को भी पता है एंड दिस इज विल बी द मोस्ट रॉन्ग गाय जो कि एनिमीज के साइड में जाए और ये चीज इस समय कैरेबू के साथ है विच इज वेरी जो कि मुझे लगता है भाई ब्लैक बियर्ड का प्लॉट आर्मर लिटरली सुकुना से भी ऊपर है अब तो। एंड आई थिंक इसी प्लॉट आर्मर के साथ तुमने चीज गेस कर लिया होगा कि इस चैप्टर का नाम या फिर इस चैप्टर का टाइटल किस चीज के ऊपर पड़ा हुआ है। दिस इज कैरेबू हु इज लुकिंग फॉर ब्लैक बियर्ड सिंस हिज एंटायर लाइफ। जैसे लूफी शैंक्स के लिए पूरी जिंदगी से खोज रहा है, दोनों ही आपस में बहुत ही पोलर अपोजिट्स हैं, बट आई थिंक कैरेबू यहाँ पर ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर चल रहा है। टाइटल भी इसी के नाम पे पड़ा विच मीन्स इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कैरेबू यहाँ पर अब कर रहा है और हो सकता हो क्योंकि इतनी सी बात यार पूरे वन पीस के वर्ल्ड को चेंज कर देती है। खैर दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर एक्सेप्ट सांजी चेंजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हाटएवर दैट इज। तुम लोग के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो बेंचो पढ़ना शुरू कर दो, आई थिंक आने ही वाले हैं अब तो। पढ़ाई करो और क्यों मैं बोल रहा हूँ मत पढ़ो यार, मजे करो, छोड़ो जाने दो। I'll see you guys in the next chapter और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम लोग को गजब के मर्चेंडाइज को एंजॉय करना है this sword if you want you can check out our brothers from bankaiworld.com। गजब का सामान है भाई उनके पास और उनके पास नया माल भी आया हुआ, तुम जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। until next video, play on।